हेलो फ्रेंड्स, मैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय का अगला पार्ट यानी सेकंड पार्ट लेकर आ रहा हूं, जिसमें आपको आज मैं केवल चौहान और तुरक यानी मुस्लिम आक्रमण के बीच आज हम अध्ययन करेंगे। जिसमें मुस्लिम आक्रमण के बाद जहाँ पृथ्वीराज चौहान साम्राज्य का अंत हुआ था उसके बारे में आज विस्तार से जानकारी करेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान, जिसमें अपन पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसका मैंने शासनकाल बताया था 1177 से 1192 तक। इससे पहले अपन पहले पार्ट में सब कुछ जानकारी कर ली थी। आज है पार्ट सेकंड। क्या है? पार्ट सेकंड, जिसमें अपन याद पढ़ेंगे केवल चौहान व तुरक संघर्ष की अपन केवल अध्ययन करेंगे। देखो बेटा, इसमें तुरक यानी कह सकते हो, तुरक यानी मुस्लिम आक्रमण। क्या कह सकते हो? मुस्लिम आक्रमण। जब चौहानों के समय उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम में एक प्रांत पड़ता था गजनी। क्या पड़ता था? गजनी। और गजनी में गौर वंशीय मुस्लिम शासकों का शासन था, जहां गजनी वंश में गौरवंशीय शासक था मोहम्मद गोरी। कौन था? मोहम्मद गोरी था इसका शासन का। मोहम्मद गोरी ने भारत पर सर्वप्रथम 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया था, जो भारत में उस गोरी का पहला आक्रमण था। इसके बाद में गोरी ने 1178 में आक्रमण किया था गुजरात के शासक, जिसका नाम भीम देव सेकंड। कुछ अन्य स्रोतों के आधार पर इसका दूसरा नाम मिलता है मूल राज सेकंड। इसके खिलाफ था 1178 में। 1178 में आबू के पास कौन सा लड़ा गया था? आबू का युद्ध। इस युद्ध में भीमदेव सेकंड यानी मूलराज सेकंड और गोरी के बीच में युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में गोरी की क्या हुई थी? पराजय, जो भारत में गोरी की पहली पराजय थी। इस पराजय के बाद मोहम्मद गोरी यानी मुस्लिम शासक कभी विचलित नहीं हुआ। उसने अपनी सेना के खिलाफ दोबारा से अभियान जारी किया और आगे चलकर चौहानों के बीच और मुस्लिम यानी तुर्क शासकों के बीच में बहुत से संघर्ष हुए, जिसमें मुख्यतः दो निर्णायक संघर्ष माने जाते हैं। मुख्यतः कितने माने जाते हैं? दो संघर्ष माने जाते हैं। लेकिन अन्य विद्वानों के साथ यहां चौहानों के बीच और तुर्कों के बीच अनेक संघर्ष बताते हैं कि उनके साथ अनेक लड़ाइयां लड़ी गई थी, अनेक युद्ध लड़े गए थे। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि चौहानों के बीच और तुर्कों के बीच में पहली बार जिसकी जानकारी मिलती है पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रप्रदाय ने लिखी थी, पृथ्वीराज रासो, और चंद्रशेखर की सुरजन चरित। इनमें चौहान और तुर्कों के बीच में कितने बार युद्ध होने का वर्णन मिलता है? 21 बार। इसके अलावा, इस संघर्ष के अलावा तुर्कों के और इनके बीच में, जिसमें प्रबंध चिंतामणि जो मैराथन की पुस्तक है, प्रबंध चिंतामणि में चौहानों और तुर्कों के बीच में 23 बार युद्ध होने का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा प्रबंध कोश में चौहानों और तुर्कों के बीच में युद्ध होने का 20 बार उल्लेख मिलता है। इनके अलावा सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ, जिसमें पृथ्वीराज प्रबंध
और हमीर माकावे। पृथ्वीराज प्रबंध जिसमें 8 बार, और हमीर महाकाव्य में 7 बार संघर्ष या युद्ध होने का वर्णन मिलता है। देखो बच्चों, मैंने चौहानों और तुर्कों के बीच में जो निर्णायक संघर्ष है उसको तो केवल कितने बार, दोनों के बीच में 2 निर्णायक युद्ध हुए थे, जबकि तुर्कों और चौहानों के बीच के जो अन्य संघर्ष हैं, अन्य जो स्रोत है, ग्रंथ हैं, जिनमें एक ग्रंथ का नाम बताया था पृथ्वीराज रासो और सुरजन चरित्र, जिसमें 21 बार युद्ध होने का वर्णन मिलता है। प्रबंध चिंतामणि में 23 बार, प्रबंध कोश में 20 बार तथा पृथ्वीराज प्रबंध में 8 बार और हमीर महाकाव्य में 7 बार युद्ध होने का वर्णन मिलता है। लेकिन वास्तविकता के आधार पर यह देखा जाए कि चौहानों और मुस्लिमों के बीच यानी तुर्कों के बीच में जो निर्णायक युद्ध हुए थे वो केवल 2 निर्णायक यानी 2 बार बड़ी संघर्ष हुई थी, जिसकी जानकारी हमने को मिलती है। अब निर्णायक जानकारी के बारे में पूर्ण अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। देखो, बात है 1191 की। हरियाणा में एक स्थान पड़ता है करनाल क्षेत्र में तराइन का युद्ध, पहला निर्णायक संघर्ष हुआ था। तराइन का युद्ध 1191, जो तराइन का प्रथम युद्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? तराइन का प्रथम युद्ध। इस स्थान पर 2 युद्ध हुए थे। तो पहला युद्ध हुआ था 1191 में, जो तराइन का युद्ध यानी तराइन का प्रथम युद्ध कहलाता। इस समय अजमेर यानी दिल्ली का शासक, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान तृतीय और दूसरी गजनी का शासक मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। पृथ्वीराज का सेनापति खांडे राव। कौन था? पृथ्वीराज का सेनापति का नाम था खांडे राव। और दिल्ली का जो गवर्नर था, जिसका नाम था गोविंद राज और उसके सेनापति खांडे राव ने भी पृथ्वीराज का अच्छा सहयोग किया था तराइन के प्रथम युद्ध में। और इस युद्ध में गोरी की पराजय हुई थी, यानी तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी की क्या हुई? हार यानी पराजय। और इस पराजय के बाद गोरी वापस गजनी लौट गया। लेकिन लौटने के बाद पृथ्वीराज ने इसकी सेना का पीछा नहीं किया और वो वापस दिल्ली अजमेर आकर विलासतापूर्ण जीवन में व्यस्त हो गया। और गोरी ने दोबारा से अपनी सेना को सुसंगठित करके अजमेर पर फिर से दिल्ली पर आक्रमण करने का विचार किया। अगले ही युद्ध में गोरी अपनी सेना सहित इसी स्थान पर यानी तराइन के मैदान में पहुंच गया। और ये संघर्ष तराइन का दूसरा युद्ध कहलाता है, यानी द्वितीय युद्ध, जो हुआ था 1192 में। अब गोरी को पता था कि चौहानों यानी राजपूतों को सीधी टक्कर नहीं जाती, सीधी टक्कर दी तो पराजय निश्चित है। तो उसने अपना राजदूत भेजा। किसके पास? पृथ्वीराज के पास। जो किसके लिए? संधि प्रस्ताव के लिए। किसके लिए भेजा था? संधि प्रस्ताव के लिए। और उसका राजदूत का नाम था क्युआम उल मुल्क। गोरी का राजदूत का नाम था क्युआम उल मुल्क, जो संधि प्रस्ताव के लिए किसके पास गया था? पृथ्वीराज चौहान के पास।
और इस बात से पृथ्वीराज चौहान संधि प्रस्ताव की बात को लेकर सहमत हो गया था और वो तराइन के मैदान में आए। इस तराइन के मैदान में मेवाड़ का शासक समर सिंह, कौन साथ आया था? मेवाड़ का शासक समर सिंह, दिल्ली का शासक गवर्नर गोविंदराज, और इसका जो सेनापति था जिसका मैंने नाम बताया था खांडे राव, इसके पृथ्वीराज के साथ यहां पर तराइन के मैदान में आए थे। अब तराइन के मैदान में पहुंच गए। पृथ्वीराज अपनी बहुत कम सेना के साथ पहुंचा था, क्योंकि किस उद्देश्य से आया था? संधि प्रस्ताव के उद्देश्य से। किंतु गौरी की नीयत तो दूसरी थी। गौरी ने अपनी चाल यानी अपनी कूटनीति की चाल से पहले से तय कर लिया था कि जब भी गौरी पृथ्वीराज की सेना आएगी और उसे संधि प्रस्ताव के लिए अगले दिन का प्रस्ताव रखा जाएगा, तो उसके साथ सुबह प्रातःकाल से पहले ही उस पर आक्रमण कर दिया जाएगा। और पृथ्वीराज की जब सेना अपने डेरे में थी और अगले दिन मोहम्मद गौरी ने अपनी योजनाबद्ध तरीके से किसकी सेना पर आक्रमण कर दिया? पृथ्वीराज तृतीय की सेना पर। और पृथ्वीराज तृतीय की सेना चारों तरफ से तितर बितर हो गई और पृथ्वीराज को यहाँ गौरी के हाथों पकड़ा गया। और पकड़ने के बाद यहाँ पृथ्वीराज की क्या हुई? इस युद्ध में पराजय, यानी पहले युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हुई थी, दूसरे में विजय। बहुत से विद्वान ये कहते हैं कि पृथ्वीराज को अजमेर लाकर उसकी अजमेर में हत्या कर दी गई थी। लेकिन सबसे बड़ा जो स्रोत है एक मुस्लिम था, फरिश्ता, विद्वान है फरिश्ता। और दूसरी है सबसे महत्वपूर्ण जो पृथ्वीराज तृतीय का इस सहयोगी मित्र और उसका दरबारी कवि था चंद्रवरदाई, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक आपने पढ़ी थी पृथ्वीराज रासो। और मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार पृथ्वीराज को गजनी बंदी बनाकर कहाँ ले जाया गया था? गजनी ले जाने के बाद वहां उस मोहम्मद गौरी ने उसकी आंखें निकलवा दी थी, नहीं उसकी आंखें फुड़वा दी थी। अब यहां से अजमेर से चंद्रवरदाई साधु के वेश में गजनी पहुंचा और अपने मित्र की हालत देखी। इसका मित्र जहाँ बंदी था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान, जिसकी आंखें निकाली गई थी, आंखें फोड़ दी गई थी। अब गौरी इसको पृथ्वीराज को छुड़ाना चाहता था, कौन? चंद्रवरदाई। और चंद्रवरदाई साधु के वेश में था और मोहम्मद गौरी चंद्रवरदाई को समझ नहीं पाया कि ये कौन है। और उसने पूछा कि पृथ्वीराज के बारे में पूछा कि ये कौन है, तो उसने कहा ये अजमेर का शासक है पृथ्वीराज तृतीय, जो महान शासक था। तो चंद्रवरदाई ने अपनी कूटनीति के तहत कहा कि मैंने इसके बारे में कुछ बातें सुन रखी है कि शब्द भेदी बाण चलाने में, क्या चलाने में? शब्द भेदी बाण चलाने में एक निपुण शासक है। और शब्द भेदी बाण चलाने के लिए पूरे भारत में इसके सामी कोई दूसरा नहीं है, सानी। मोहम्मद गौरी इस बात को देखने के लिए हाँक भर दी कि इसकी आंखें तो निकलवा दी है, मुझे मार भी नहीं सकता। अगले दिन खुले मैदान में एक गौरी एक तरफ बैठ गया और खुले मैदान में यहाँ पर पृथ्वीराज को बंदी अवस्था में लाया गया और एक तरफ चंद्रवरदाई खड़ा था। और दोनों की बात इससे पहचान गया था पृथ्वीराज की, ये मेरा मित्र चंद्रवरदाई भी यहाँ पहुँच गया है। अब शब्द बाण चलाने की जब बारी आई तो चंद्रवरदाई ने एक दुआ कहा था। चंद्रवरदाई ने एक दुआ कहा था, किसको? पृथ्वीराज को। क्योंकि क्या चलानी थी? शब्द भेदी बाण। शब्दों के आधार पर, जो अनुमान के आधार पर शब्द जो से बोले जाते हैं, उस आधार पर जो तीर धनुष चलाई जाती है उस आधार पर निशाना लगाया जाता। तो पृथ्वीराज ने निशाना लगाया, तो वो दुआ कौन सा था? 4 बांस, 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है,
ताऊपर सुल्तान है मत्सुके चौहान, मत्सुके चौहान। यानी ये दोहा गाया था किसने, किसने कहा था, चंद्रवरदाई ने। किसको सुनाने के लिए, पृथ्वीराज को। और पृथ्वीराज को क्या चलानी थी, शब्द भेदी बाण चलानी थी। तो क्या था, 4 बांस 24 गज अंगुलस प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत्सुके चौवास। मतलब इतनी दूरी बताते हुए जहां पर मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी बैठा हुआ था, उस आधार पर उसने क्या चला दी, तीर चला दी, और जो किसको जाकर लगी, गोरी को, और गोरी की क्या हो गई, मृत्यु। वहां चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज वहां से भागने में जब सफल नहीं हो पाए तो उन दोनों ने आपस में क्या कर ली थी, कटारे गोप कर अपनी आत्महत्या कर ली थी। आज भी पृथ्वीराज की गजनी में उसकी क्या बनी हुई है, छतरी। जब इसका स्मारक जहां अजमेर दुर्ग है, उससे तारागढ़ में अजमेर दुर्ग में उसका क्या बना हुआ है, स्मारक बना हुआ। और इसकी मृत्यु के साथ ही भारतीय दिल्ली सिंहासन का अंतिम, यहाँ पर इसकी मृत्यु के साथ ही हिंदू शासन व्यवस्था समाप्त हो गई और भारत में किस नई मुस्लिम व्यवस्था यानी मुस्लिम सत्ता की क्या हुई, स्थापना। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के साथ ही भारत में हिंदू की समाप्ति के साथ ही भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलती हैं, जिसमें मैं कुछ विशेष तथ्य बताऊंगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है पृथ्वीराज के घोड़े के बारे में। किसके बारे में, पृथ्वीराज के घोड़े के बारे में। पृथ्वीराज का घोड़े का नाम था नाट्यरंबा। क्या था, नाट्यरंबा। ऐसा कहा जाता है कि नाचने में बहुत निपुण था। और कुछ मुस्लिम इतिहासकारों ने यह भी कहा था कि जब पृथ्वीराज और गोरी के बीच में तराइन का जब दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1192 में, उस समय गोरी को इस बात का पता लग गया था कि उसका घोड़ा नाचने में निपुण है, और उसने युद्ध स्थल में बैंड बाजे यानी संगीत की व्यवस्था कर दी थी। और जब भी युद्ध आरंभ हुआ था तो गोरी की तरफ से संगीत बजाया गया, और उसमें उस पृथ्वीराज का घोड़ा नाट्यरंबा नाचने लगा, और नाचने के कारण युद्ध में आगे नहीं बढ़ पाया था। इस वजह से पृथ्वीराज की क्या हुई थी, पराजय। तो ये नाट्यरंबे के बारे में एक उदाहरण मिलता है जानकारी। इसके अलावा जब बात करते हैं कि पृथ्वीराज ने बहुत सी उपाधियां धारण की थी, जिसमें राय पिथौरा की, कौन सी, राय पिथौरा की। राय पिथौरा के अलावा इसने महत्वपूर्ण उपाधि दल पुंगल की, राय पिथौरा की दल पुंगल की उपाधि भी धारण की थी, इसलिए विश्व विजेता की उपाधि भी कहते हैं। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान ने उपाधियों के अलावा, पृथ्वीराज चौहान एक बड़ा विद्वानों का आश्रयदाता शासक भी कहलाता है। यानी बहुत से विद्वानों को उसने अपने दरबार में क्या दे रखी थी, आश्रय। उन विद्वानों में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि कौन कौन से विद्वान पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में थे। देखो मैं बताता हूं कौन कौन से आश्रय थे। प्रसिद्ध विद्वान था पद्मनाभ, जो जब भी हास्य विनोद या विद्वानों में कोई भी शास्त्रीय वाद विवाद होता था तो उसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता था, पद्मनाभ। इसके अलावा इसका सहयोगी, इसका मित्र, इसका हमदर्दी, इसका प्रिय था, जिसका नाम था चंद्रबरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासों की रचना की थी, जो ब्रज भाषा में यानी पिंगल भाषा में किसकी रचना की थी, पृथ्वीराज रासो, जो पिंगल भाषा यानी हिंदी भाषा का पहला ग्रंथ माना जाता है, जिसको पिंगल बोलते हैं, जिसको ब्रज भाषा और मारवाड़ी भाषा का मिश्रण कहलाता है। एक शैली होती है पिंगल, डिंगल और पिंगल। इसके अलावा जयानक कश्मीरी पंडित, जो उस समय जहाँ शासक बना था
विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में भी जयानक था। जयानक ने पृथ्वीराज विजय पुस्तक की रचना की थी और इस पुस्तक की रचना पुष्कर झील के किनारे की थी। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो और विजय अलग अलग है, इसका नाम विजय है, इसका नाम रासो है जो जयानक। इसके अलावा वागेश्वर भी इसके दरबार में था। वागेश्वर के अलावा बहुत से विद्वान थे जिनमें महत्वपूर्ण विद्वानों के नाम मिलते हैं। विद्यापति ये विद्वान थे किसके दरबार में? पृथ्वीराज के। पद्मनाभ, चंद्रप्रदायी, जयानक, वागेश्वर और विद्या। अब पृथ्वीराज के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी बताओ, पृथ्वीराज के मित्र के बारे में जिसका नाम है चंद्रप्रदायी। चंद्रप्रदायी का जन्म हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में जन्म हुआ था। इसके 10 पुत्र और 1 पुत्री थी और इसकी पुत्री के बारे में एक बार पूछा भी गया है कि चंद्रप्रदायी की एकमात्र पुत्री जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था राजबाई। क्या नाम था? राजबाई था। और अब देखते हैं, इसके अलावा देखते हैं पृथ्वीराज के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि पृथ्वीराज के समय और मोहम्मद गोरी ने जब आक्रमण किया था उस समय मोहम्मद गोरी के साथ उस समय शासक था पृथ्वीराज भारत में, पृथ्वीराज चौहान। और गोरी के साथ आया था एक व्यक्ति जो सिजिस्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिजिस्तान, संजर, जो ईरान में पड़ता है, यहां से आया था, जिसका नाम था मुइनुद्दीन चिश्ती। कौन आया था? मोइनुद्दीन चिश्ती। किसके साथ आया था? मोहम्मद गोरी के साथ आया था। और उस समय भारत का शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में यानी भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है होली बायोग्राफी, जिसकी रचना मिर्जा वहीउद्दीन ने की थी। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ है होली बायोग्राफी, जिसकी रचना की थी मिर्जा वहीउद्दीन ने की थी। यह था आज पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के साथ ही अजमेर के चौहान वंशावली की क्या हो गई थी? समाप्त। इसलिए इसको अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। अंतिम हिंदू सम्राट या शासक। और इसी चैप्टर के साथ अगले नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। थैंक यू गाइस, आपको सबको पसंद आया होगा।